प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th का लेक्चर 6 में देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे सेल क्या होता है, पिछले क्लास में लेक्चर 5 में पढ़े थे सेल क्या होता है, फिर पढ़े थे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितने बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। पहला क्या बताए? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है कि अगर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या कि इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ में जो इलेक्ट्रोड डूबा रहता है उस डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, अर्थात डूबा हुआ भाग का क्षेत्रफल अगर अधिक है तो विद्युत आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा, और डूबा हुआ भाग का क्षेत्रफल कम है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा, है ना। और तीसरा विद्युत अपघट्य पदार्थ के सांद्रता पर, अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, और सांद्रता कम है तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये था विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। नोट कीजिए। हो गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। देखिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है? तो विद्युत सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच जो रासायनिक पदार्थ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच या प्लेटों के बीच, सेलों के प्लेटों के बीच, सेलों के प्लेटों के बीच उपस्थित रासायनिक पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। हो गया। तो अब विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएमएफ। विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सुनिए, ये क्या होता है? एक प्रकार का विभवांतर होता है। तो क्या कहेंगे कि सेल सहित
परिपथ का कुल विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल सहित परिपथ के कुल विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। सुनिए, सेल के अंदर भी कुछ विभवांतर होगा और सेल के बाहर भी कुछ विभवांतर होगा। तो सेल के अंदर वाला विभवांतर और बाहर वाला विभवांतर दोनों को जोड़ करके जो विभवांतर होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो क्या कहेंगे परिभाषा? सेल सहित परिपथ का कुल विभवांतर क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेल सहित परिपथ का कुल विभवांतर, सेल सहित परिपथ का कुल विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहेंगे? सेल सहित परिपथ का कुल विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसे क्या करते हैं? तो कैपिटल ई द्वारा सूचित करते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा सूचित करते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा सूचित करते हैं। अब कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा तो समझिए। कुल विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होगा? सेल का आंतरिक विभवांतर ओम के नियम से क्या होता है? विभवांतर होता है धारा गुना प्रतिरोध। तो परिपथ से प्रवाहित धारा गुना आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, तो सेल का आंतरिक विभवांतर। अब प्लस क्या? तो टर्मिनल विभवांतर यानी सेल के बाह्य विभवांतर यानी परिपथ का विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। ये दोनों का जो योगफल होता है इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं, है ना। ये विद्युत वाहक बल ई बराबर आई इंटू आर अब प्लस क्या? भी। जहां भी हो गया टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर मतलब ये होता है परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच जो परिपथ का बाह्य विभवांतर होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। और प्लेटों के बीच, सेल के प्लेटों के बीच जो विभवांतर होती है उसको कहते हैं आंतरिक विभवांतर। और दोनों विभवांतर को जोड़ करके जो विभवांतर आता है उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अर्थात ई बराबर हो गया इतना फॉर्मूला। कोई परेशानी नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे बुआ? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर जल्दी से नोट कीजिए। टर्मिनल विभवांतर, चलिए देखते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो परिपथ का बाह्य विभवांतर क्या कहलाता है? तो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ आया? इसे कैपिटल भी द्वारा सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। टर्मिनल विभवांतर के क्या करते हैं बुआ? कैपिटल भी द्वारा सूचित करते हैं। समझ में आया? तो टर्मिनल विभवांतर हो गया। अब आपको कहा जाएगा टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, चूंकि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पढ़े थे। विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? तो ई बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आई इंटू स्मॉल आर अब प्लस कैपिटल भी। यही ना टर्मिनल विभवांतर। तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भी बराबर ये इस साइड आ गया तो विद्युत वाहक बल माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यही हो गया टर्मिनल विभवांतर। क्या हो गया ये बुआ? टर्मिनल विभवांतर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेल के
आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या होगा? तो मान लेंगे, माना कि किसी परिपथ से भी विभवांतर पर I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, भी विभवांतर पर I धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध r हो तो क्या हो जाएगा बुआ? तो क्या होगा कि विद्युत वाहक बल बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े? E बराबर I इंटू r प्लस भी। अब ये r का वैल्यू निकालना है, धारा घटेगा तो E माइनस भी बराबर r ही निकालना आंतरिक प्रतिरोध, तो I गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो r बराबर क्या होगा? तो E माइनस भी बट्टा में क्या? तो I। तो एक आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हो गया। इसी को और आगे हम बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का एक और व्यंजक आएगा, जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो अभी क्या पढ़े? r बराबर E माइनस भी बट्टा I, यही नहीं पढ़े? तो इसको अब हम लोग बाह्य प्रतिरोध R के पद में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे चूंकि ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? V बट्टा R। ओम के नियम से क्या होता है? V बट्टा R लिख देंगे, ओम के नियम से V बट्टा R। अब ये पुट कर देंगे तो r बराबर क्या होगा? E माइनस भी बट्टा I का वैल्यू V बट्टा R। ये R उलट के ऊपर चल जाएगा तो r बराबर क्या? कैपिटल R इंटू में क्या? इंटू में E माइनस भी बट्टा में क्या? भी से दोनों में भाग लेगा तो r बराबर क्या? कैपिटल R इससे भाग लेगा तो E बट्टा भी माइनस भी बट्टा भी बट्टा भी कट के एक हो जाएगा तो r बराबर कैपिटल R इंटू E बट्टा भी माइनस 1। ये भी हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। ये भी क्या हो गया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब अगर पूछा जाएगा सेल से प्रवाहित धारा का व्यंजक, तो लिखेगा सेल से प्रवाहित धारा का व्यंजक। सुनिए, सेल से प्रवाहित धारा का व्यंजक कैसे निकालिएगा? तो लिखिएगा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर भी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। भी प्लस आई इंटू स्मॉल आर पढ़े हैं ना अभी विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। अब इसी सेल से प्रवाहित धारा ही ना आई है, इसी आई का मान निकालना है तो ये भी धारा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? E माइनस भी बराबर आई इंटू आर। अब आई निकालना तार भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए आई बराबर E माइनस भी बट्टा स्मॉल आर, यानी सेल से प्रवाहित धारा आई बराबर क्या? तो E माइनस भी बट्टा स्मॉल आर। E माइनस भी बट्टा क्या हो जाएगा बुआ? स्मॉल आर हो जाएगा। ये हो गया सेल से प्रवाहित धारा का व्यंजक। जल्दी से नोट करिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेलों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे बुआ? सेलों का संयोजन। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सेलों का संयोजन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों का संयोजन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक सेल, है ना, विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान, है ना, संयोजित करने के लिए या ये कहिएगा कि नियंत्रित करने के लिए क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेलों को क्या किया जाता है? परिपथ में जोड़ा जाता है। तो दो या दो से अधिक सेलों को परिपथ में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेलों का समूहन कहते हैं। क्या कहेंगे? कि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने की प्रक्रिया सेलों का समूहन कहलाता है। तो क्या कहेंगे? किसी परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने की प्रक्रिया, सेलों को जोड़ने की प्रक्रिया सेलों का समूहन कहलाता है। सेलों का समूहन कहलाता है ना। किसी परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता हुआ? सेलों का समूहन कहलाता है। सेलों का समूहन कितने प्रकार से होता है? तो सेलों का समूहन 3 प्रकार से होता है। प्रतिरोध का समूहन 2 प्रकार से पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। लेकिन सेलों का समूहन 3 प्रकार से होगा, एक श्रेणी क्रम समूहन, एक समांतर क्रम समूहन और एक होगा मिश्रित क्रम समूहन, है ना। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? सेलों का समूहन 3 प्रकार से की जाती है। सेलों का समूहन 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या होगा? सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन पहला क्या होगा? सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा होगा सेलों का समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन। और तीसरा क्या होगा बुआ? तो सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। पहला होगा सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा सेलों का समांतर क्रम समूहन और तीसरा होगा सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। तो सेल का समूहन कितने प्रकार से होगा बुआ? तो 3 प्रकार से होगा। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सेलों का समांतर क्रम समूहन और सेलों का क्या होगा? तो सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। तो ये 3 प्रकार से होगा सेलों का समूहन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसको कहेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसको कहेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना। तो सेल का समूहन 3 प्रकार से हो गया। जल्दी से लिखिए, सेल का समूहन कितने प्रकार से हो गया? 3 प्रकार से हो गया। जल्दी से लिखिए। चलिए लिख लिए, फिर समझ लीजिए। किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बुआ? सेलों का समूहन कहते हैं।
सेलों का समूहन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। पहला श्रेणी कर्म समूहन, दूसरा समांतर कर्म समूहन और तीसरा मिश्रित कर्म समूहन, है ना। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला श्रेणी कर्म समूहन देखेंगे। पहला देखेंगे श्रेणी कर्म समूहन। पहला नंबर क्या देखेंगे बुआ? सेलों का श्रेणी कर्म समूहन। लिखिए हेडिंग, सेलों का श्रेणी कर्म समूहन। देखिए पहला क्या बोले? सेलों का श्रेणी कर्म समूहन। इसमें क्या होता है कि किसी परिपथ में पहला सेल के ऋण प्लेट को दूसरे के धन प्लेट से, दूसरा के ऋण प्लेट को तीसरे के धन प्लेट से, तीसरा के ऋण प्लेट को चौथे के धन प्लेट से, इस प्रकार जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्रेणी कर्म समूहन। क्या कहते हैं? श्रेणी कर्म समूहन। क्या कहेंगे? पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे के धन प्लेट से, धन प्लेट से तथा दूसरे के धन प्लेट को तीसरे के दूसरे के ऋण प्लेट को, दूसरे के ऋण प्लेट को तीसरे के धन प्लेट से, तीसरे के धन प्लेट से, इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया, इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेलों का समूहन कहलाता है। सेलों का समूहन कहलाता है। समझ आ गया बुआ? क्या कहलाता है? सेलों का समूहन कहलाता है। अब सेलों का श्रेणी कर्म समूहन कहलाता है। सेलों का श्रेणी कर्म समूहन कहलाता है ना। तो श्रेणी कर्म समूहन समझ में आ गया। अब श्रेणी कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बुआ? तो श्रेणी कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक, तुल्य धारा का व्यंजक, यानी श्रेणी कर्म समूहन जब करेंगे ना तो धारा का व्यंजक क्या होगा, उसमें धारा का व्यंजक क्या होगा समझिए। कैसे श्रेणी कर्म समूहन करेंगे? तो बाह्य प्रतिरोध ये हो गया कैपिटल आर, सेल को इस तरह से जोड़ा जाएगा। पहला के ऋण प्लेट यानी छोटका प्लेट को दूसरा के बड़का प्लेट से, फिर दूसरा की छोटका प्लेट को तीसरा के बड़का प्लेट से, फिर इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, फिर अंतिम एन बार क्या होगा? तो अंतिम के धन प्लेट से या फिर अंतिम के ऋण प्लेट को आगे टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इसी समूहन को क्या कहते हैं? श्रेणी कर्म समूहन। क्या कहते हैं? पहला के ऋण प्लेट को दूसरे के धन से, ये बड़का लाइन होता है धन और छोटका होता है ऋण। अब फिर क्या किए? दूसरा के ऋण प्लेट को तीसरा के धन से, तीसरा के ऋण प्लेट को अगला धन से, अगला ऋण प्लेट को फिर उसके अगला धन प्लेट से, और अंतिम में इसके धन प्लेट से जोड़े और ऋण प्लेट को पुनः परिपथ में जोड़ दिए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? सेलों का श्रेणी कर्म समूहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? सेलों का श्रेणी कर्म समूहन। तो इससे धारा प्रवाहित होगी ना, तो इससे जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को हम मान लिए आई, यानी इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई मानते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर मानते हैं, है ना। तो फिगर बनाइए जल्दी से, और फिगर बना करके लिखिए, माना कि ई विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाला
एन सेल श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जुड़ा है। कैपिटल आर के साथ जुड़ा है। बाह्य प्रतिरोध किससे जुड़ा है? कैपिटल आर के साथ जुड़ा है। क्या किए? मान लिए कि ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाला एन सेल की संख्या कितना बार है? एन बार है। सबका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। और एन को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं किससे? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़े हैं। बाह्य प्रतिरोध किससे जोड़े हैं? कैपिटल आर के साथ जोड़े हैं। हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। स्मॉल आर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ क्या होगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का समूहन कैसे करते हैं? तो आर एस बराबर आर प्लस आर इसे जोड़ते हैं। एन बार है तो एन आर हो जाएगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे चूंकि श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध आर एस बराबर कितना होगा? तो एन इंटू आर। नहीं, अब बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, तो जोड़ देंगे तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? कैपिटल आर प्लस एन आर। तो लिखेंगे क्या? इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर कितना? तो कैपिटल आर प्लस एन आर। कैपिटल आर प्लस एन आर, ये कुल प्रतिरोध हो गया। अब आपको क्या चाहिए बुआ? तो कुल विद्युत वाहक बल पहले चाहिए, तब धारा निकालेंगे। तो देखिए क्या करना है। तो अब कुल विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। कुल विद्युत वाहक बल, सुनिए, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? एओ का कैपिटल ई माने, एन बार जुड़ा हुआ तो एन ई हो जाएगा। ई प्लस ई जुड़ेगा क्या होगा? एन ई। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ई प्लस ई क्या बार? एन बार बराबर क्या होगा? तो एन ई। कुल विद्युत वाहक बल आ गया। अब विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विभवांतर बटा प्रतिरोध या विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। तो लिखेंगे क्या? चूंकि विद्युत धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बट्टा की, तो बट्टा कुल प्रतिरोध ये नहीं पढ़े हैं? विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल या कुल विभवांतर बट्टा कुल प्रतिरोध। तो विभवांतर है ना विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल बट्टा कुल प्रतिरोध लिख सकते हैं ना। हाँ, तो विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है? एन इंटू ई। कुल प्रतिरोध कितना आया है? तो कैपिटल आर प्लस एन आर। यही हो गया विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान हो गया कब? जब श्रेणी क्रम में एन सेल को जोड़ा जाएगा, तब उससे प्रवाहित धारा आई बराबर एन ई बट्टा आर प्लस एन आर। कोई दिक्कत? जिसमें स्मॉल आर हो गया आंतरिक प्रतिरोध, एन हो गया सेलों की संख्या, कैपिटल आर हो गया बाह्य प्रतिरोध, ई हो गया विद्युत वाहक बल। ई क्या हो गया बुआ? विद्युत वाहक बल। तो ये हो गया आपका क्या? सेलों के श्रेणी क्रम समूहन से तुल्य धारा का मान। अब इसमें स्पेशल केस होगा दूगो, है ना? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसका नोट में देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग धारा बराबर क्या पढ़े? एन ई बट्टा क्या पढ़े हैं? कैपिटल आर प्लस एन आर। अब इसमें नोट में देखना है, नोट नंबर फर्स्ट।
क्या, जब कैपिटल आर का मान बहुत बड़ा होगा, किससे, एन आर से, तो एन आर का मान छोटा है तो इसका कोई महत्व नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए आर प्लस एन आर लगभग बराबर हो जाएगा आर के, क्योंकि बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा है, तो एक समुद्र पानी प्लस एक लोटा पानी एक समुद्र में पानी होगा, इसीलिए। अब इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो लिखेंगे आई इक्वल टू क्या, या जब लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू तो एन इंटू ई, अब बट्टा में दोनों मिलकर के आर न होगा, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कुल धारा। नोट नंबर फर्स्ट हो गया। अब नोट नंबर 2 में देखिएगा, जब यही का उल्टा मान लीजिए, जब एन आर का वैल्यू जो होगा बड़ा है और बहुत बहुत बड़ा है, किससे, कैपिटल आर से, तब क्या होगा, तो इसलिए एन आर प्लस कैपिटल आर लगभग बराबर होगा किसके, एन आर के। अब ये बड़ा है इससे, तो ये दोनों मिलकर के इसी के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए धारा आई बराबर क्या होगा, तो एन ई अब बट्टा में एन आर, एन से एन गया तो क्या हो गया बुआ, तो ई बट्टा स्मॉल आर हो गया, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो धारा आई बराबर हो जाएगा, धारा आई इक्वल टू क्या, ई बट्टा स्मॉल आर हो जाएगा। ये दो इसका क्या था, स्पेशल केस था, इसका क्या था बुआ, दो स्पेशल केस था, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सेलों के श्रेणी क्रम समूहन से हम लोग धारा का व्यंजक ये सारा पढ़े और इसका एप्लीकेशन पढ़े, यानी इसका नोट में हम लोग पढ़े कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध से तब क्या होगा, फिर दूसरा पढ़े जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगा तब धारा का मान क्या होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट और ये चैप्टर का न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।